दिल्ली की तंग और उलझी गलियों में, जहां सुबह की धुंध और रात की खामोशी एक दूसरे से गले मिलती थी, एक छोटा सा किराए का मकान था। यह मकान पुराना था, दीवारों पर सीलन की गंध और टूटी फूटी खिड़कियों से रिसता हुआ ठंडा हवा का झोंका। यहीं रहता था रोहन, 27 साल का एक ऐसा युवा जिसकी जिंदगी में न कोई बड़ा सपना था, न कोई खास महत्वाकांक्षा। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सुकून की गर्माहट थी। रोहन का चेहरा साधारण था, न ज्यादा सुंदर न ज्यादा आकर्षक। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो उसे कमजोर सा दिखाती थी। उसका कद छोटा था और कंधे झुके हुए, जैसे जिंदगी का बोझ उसे हर पल दबा रहा हो। रोहन एक छोटी सी नौकरी करता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था, जहां उसे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक फाइलों के ढेर में सिर झुकाकर काम करना पड़ता था। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि बस घर का किराया, माँ की दवाइयाँ और छोटी बहन रिया की स्कूल की फीस निकल पाती थी। फिर भी रोहन कभी शिकायत नहीं करता था। वह अपनी माँ शांति देवी और 17 साल की बहन रिया के लिए जीता था। शांति देवी एक बूढ़ी और बीमार महिला थी। उनके घुटनों में दर्द रहता था और दिल की बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रोहन को हर मुश्किल में हिम्मत देती थी। बेटा, तू मेरी ताकत है, वह अक्सर कहती थी जब रोहन रात को थककर घर लौटता और उनके लिए दवाइयां लाता। रिया दूसरी तरफ एक चुलबुली और सपनों से भरी लड़की थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और चाहती थी कि एक दिन वह डॉक्टर बने। रोहन उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी जरूरतें दबानी पड़े। लेकिन रोहन की जिंदगी में एक और रंग था, माया। माया 25 साल की एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो, और उसकी मुस्कान में एक जादू था जो रोहन को हर बार बेकाबू कर देता था। माया और रोहन की मुलाकात 2 साल पहले एक लोकल मार्केट में हुई थी। रोहन एक छोटी सी दुकान से रिया के लिए किताबें खरीद रहा था जब माया वहां आई थी। उसने एक किताब के लिए रोहन से मदद मांगी थी और बस बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तुम इतने शांत क्यों रहते हो? माया ने पहली मुलाकात में हंसते हुए पूछा था। रोहन ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया था, बस ऐसा ही हो। माया को उसकी सादगी पसंद आई थी, या शायद उसने ऐसा दिखाया था। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहन के लिए माया उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी। वह उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। हर रविवार को वह माया के लिए वक्त निकालता, चाहे कितना भी थक गया। कभी वे पास के पार्क में बैठकर बातें करते, कभी सस्ते से रेस्तरां में चाय पीते। माया की हर बात, हर हंसी, हर नजाकत रोहन को जन्नत की सैर कराती थी। लेकिन माया की दुनिया रोहन से कहीं ज्यादा रंगीन थी। वह एक फ्रीलांस मॉडल थी जो इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों से लोगों का ध्यान खींचती थी। उसके दोस्तों का दायरा बड़ा था, अमीर लोग, महंगे क्लब और चमक दमक से भरी जिंदगी। रोहन को यह सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन वह माया पर पूरा भरोसा करता था। वह मुझसे प्यार करती है, वह अपने मन को तसल्ली देता। फिर भी कहीं गहरे में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। माया की बातों में कभी कभी एक ठंडक होती थी, जैसे वह रोहन को सिर्फ वक्त काटने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। रोहन, तुम थोड़ा स्मार्ट बनो ना, माया अक्सर हंसी मजाक में कहती। देखो, दुनिया में कितना कुछ है, तुम बस अपनी इस छोटी सी नौकरी और घर में उलझे रहते हो। रोहन इन बातों को हल्के में लेता, लेकिन हर बार उसका दिल थोड़ा सा सिकुड़ जाता। वह सोचता, शायद मैं वाकई उसके लायक नहीं हूं। फिर भी वह माया को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता। उसने अपनी जमा पूंजी से माया के लिए छोटे छोटे तोहफे खरीदे, कभी एक सस्ता सा स्कार्फ, कभी एक फूलों का गुलदस्ता। माया हर बार मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था जो रोहन कभी समझ नहीं पाया। एक रविवार की शाम रोहन ने माया को अपने घर बुलाया। उसने अपनी माँ और रिया से माया का परिचय करवाया। शांति देवी ने माया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम बहुत सुंदर हो, रोहन को तुम बहुत पसंद हो। माया ने हंसकर जवाब दिया, आंटी, रोहन बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन रिया को माया की बातें बनावटी लगी। उसने रात को रोहन से कहा, भैया, मुझे माया दीदी में कुछ अजीब सा लगता है। वह तुमसे इतना प्यार करती है, फिर भी उसकी बातों में कुछ कमी सी लगती है। रोहन ने रिया की बात को टाल दिया, तू छोटी है रिया, प्यार की बातें तुझे क्या समझ आएंगी। लेकिन रिया की बातें रोहन के मन में एक छोटा सा शक हो गई। अगले कुछ हफ्तों में माया का व्यवहार बदलने लगा। वह रोहन के फोन कम उठाती थी और जब मिलती तो जल्दी जल्दी मिलती। मुझे एक शूट के लिए जाना है, या मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं।
वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाती। रोहन ने एक बार हिम्मत करके पूछा, माया, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? माया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं रोहन, मैं बस थोड़ा बिजी हूँ, तुम तो समझते हो ना। उसकी मुस्कान ने रोहन का शक पिघला दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। माया की जिंदगी में अब कोई और था, विक्रम, एक 32 साल का अमीर बिजनेसमैन जिसके पास पैसा, रुतबा और ताकत थी। विक्रम और माया की मुलाकात एक हाई प्रोफाइल पार्टी में हुई थी, जहां माया मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए गई थी। विक्रम की चमक, दमक और उसका रौब माया को तुरंत भा गया। उसने सोचा, रोहन अच्छा है, लेकिन वह मुझे वह जिंदगी नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ। विक्रम ने माया को महंगे तोहफे, विदेशी ट्रिप्स और एक ऐसी जिंदगी का वादा किया जो रोहन के सपनों से भी परे थी। माया ने रोहन को अपने जाल में रखा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रोहन को उसकी सच्चाई पता चले। वह जानती थी कि रोहन उससे बहुत प्यार करता है और उसकी सादगी का फायदा उठाना आसान था, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह विक्रम के साथ था। एक रात जब रोहन ने माया को फोन किया तो उसने गलती से फोन उठा लिया। पृष्ठभूमि में एक पुरुष की आवाज थी जो हंस रहा था। कौन है माया? रोहन ने पूछा। माया ने हड़बड़ाते हुए कहा, कोई नहीं, बस मेरा एक दोस्त है, मैं बाद में बात करती हूँ। फोन कट गया और रोहन के मन में एक तूफान उठने लगा। उस रात रोहन अपनी छोटी सी खटिया पर लेटा रहा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। माया की हंसी, उसकी बातें और उस पुरुष की आवाज उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। क्या मैं वाकई माया के लिए काफी नहीं हूं? उसने खुद से पूछा। उसका दिल कह रहा था कि माया उससे प्यार करती है, लेकिन उसका दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था। रोहन ने फैसला किया कि वह माया से खुलकर बात करेगा। उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी अंगूठी खरीदी। वह माया को प्रपोज करना चाहता था, यह सोचकर कि शायद उसका प्यार माया को हमेशा के लिए उसका बना लेगा। उसने माया को एक महंगे रेस्तरां में डिनर के लिए बुलाया, जहां वह उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। लेकिन यह रात उसकी जिंदगी का सबसे काला मोड़ बनने वाली थी। रोहन ने उस रात को बहुत सोच समझ कर चुना था। वह चाहता था कि यह पल माया और उसके लिए खास हो। उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी चांदी की अंगूठी खरीदी थी, जिस पर एक नन्हा सा नीलम का पत्थर जड़ा था। यह अंगूठी भले ही सस्ती थी, लेकिन रोहन के लिए यह उसकी 2 साल की मेहनत और प्यार का प्रतीक थी। उसने अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने बालों को संवारा और थोड़ा सा परफ्यूम लगाया, जो उसने रिया के जन्मदिन के लिए खरीदा था। वह चाहता था कि माया उसे देखकर गर्व महसूस करे। रेस्तरां जिसे रोहन ने चुना था, दिल्ली के पॉश इलाके में था। यह जगह उसके लिए बहुत महंगी थी, लेकिन उसने सोचा कि माया के लिए यह सब करने लायक है। उसने माया को मैसेज किया, आज रात 8 बजे ब्लू मून रेस्तरां में मैं तुम्हें कुछ खास बताना चाहता हूँ। माया ने जवाब में सिर्फ एक स्माइली भेजा। रोहन को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माया आमतौर पर लंबे लंबे मैसेज भेजती थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब रोहन रेस्तरां पहुंचा तो वह थोड़ा नर्वस था। उसने अपनी जेब में अंगूठी को टटोला और मन ही मन अपने प्रपोजल की लाइनें दोहराई। माया, तुम मेरी जिंदगी हो, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? उसने सोचा कि वह घुटनों पर बैठकर यह बात कहेगा, जैसे फिल्मों में होता है। रेस्तरां की सजावट उसे थोड़ा असहज कर रही थी। चमकदार झाड़, फानूस, सफेद मेजपोश और वेटरों की औपचारिक वर्दी, यह सब उसकी साधारण जिंदगी से बहुत अलग था। फिर भी वह मेज पर बैठ गया और माया का इंतजार करने लगा, लेकिन माया नहीं आई। आधा घंटा बीत गया और रोहन का दिल बेचैन होने लगा। उसने माया को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। शायद वह रास्ते में होगी, रोहन ने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही उसने रेस्तरां के कांच के दरवाजे की ओर देखा, उसका दिल धड़कने लगा। वहां रेस्तरां के बाहर माया थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक लंबा, गोरा और सूट में सजा हुआ आदमी था। वह आदमी माया का हाथ पकड़े हुए था और माया हंसते हुए उससे कुछ कह रही थी। रोहन का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। शायद यह कोई गलतफहमी है, उसने खुद से कहा। वह घर लौट आया, लेकिन उसकी रात बेचैनी में कटी। अगले दिन रोहन ने माया से मिलने का फैसला किया। वह माया के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा, जहां वह अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। माया ने दरवाजा खोला और उसे देखकर थोड़ा चौंक गई। रोहन? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, माया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। माया ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन उसका व्यवहार ठंडा था। रोहन ने सारी बात खुलकर कह दी। माया, मैंने तुम्हें कल रात एक आदमी के साथ देखा। वह कौन था? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? माया की आंखों में एक पल के लिए डर झलका, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक दुखी भाव ला लिया।
उसने रोहन का हाथ पकड़ा और आंसुओं का नाटक करते हुए कहा, रोहन, तुम गलत समझ रहे हो। वह विक्रम है, मेरा एक पुराना दोस्त। मेरे परिवार को कुछ पैसों की जरूरत थी और वह मेरी मदद कर रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझ पर शक मत करो। रोहन का दिल पिघल गया। माया के आंसू और उसकी मीठी बातें उसे फिर से अपने जाल में फंसा गई। उसने माया को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो माया, मैं बस तुम्हें खोने से डरता हूँ। माया ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा, लेकिन उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी जो रोहन नहीं देख सका। अगले कुछ हफ्तों में माया का व्यवहार और ठंडा हो गया। वह रोहन से कम मिलती थी और जब मिलती तो उसकी बातों में एक अजीब सी बेरुखी होती थी। रोहन ने कई बार उससे पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन माया हर बार उसे टाल दी। एक दिन माया ने अचानक रोहन को फोन किया, रोहन, मुझे तुमसे मिलना है, आज रात 10 बजे उस पुराने गोदाम के पास। रोहन को यह जगह अजीब लगी क्योंकि यह शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में थी। वहां क्यों माया? उसने पूछा। माया ने हंसकर कहा, बस मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, तुम आ जाओ। रोहन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन माया की आवाज में एक ऐसी कशिश थी कि वह मना नहीं कर सका। उसने अपनी माँ और रिया को बताया कि वह देर से घर लौटेगा। रिया ने फिर से चेतावनी दी, भैया, मुझे माया दीदी पर भरोसा नहीं है, तुम सावधान रहना। रोहन ने हंसकर उसकी बात टाल दी, चिंता मत कर रिया, माया मुझसे प्यार करती है। उस रात रोहन उस सुनसान गोदाम के पास पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक सर्द ठंडक थी। माया वहां पहले से मौजूद थी, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। माया, तुम ठीक हो? रोहन ने पूछा। माया ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ रोहन, बस थोड़ा इंतजार करो। तभी अंधेरे से एक छाया निकली। यह विक्रम था। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। रोहन का दिल धड़कने लगा। ये, उसने हकलाते हुए पूछा। माया ने ठंडी हंसी हंसी। रोहन, तुम बहुत भोले हो, तुम मेरे लिए कभी काफी नहीं थे। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, विक्रम ने उस पर हमला कर दिया। उसने रोहन को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर लातें मारी। रोहन ने माया की ओर देखा, उम्मीद में कि वह उसे बचाएगी, लेकिन माया सिर्फ हंस रही थी। तुमने सोचा था कि मैं तुम जैसे साधारण लड़के से प्यार करूंगी, उसने ताने मारते हुए कहा। विक्रम ने एक लोहे की रॉड उठाई और रोहन के सिर पर वार किया। रोहन का शरीर बेजान हो गया। उसकी आंखों के सामने माया की क्रूर हंसी और विक्रम का खूंखार चेहरा था। उसकी आखिरी सांस के साथ उसने अपनी मां और रिया को याद किया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। रोहन की मौत के बाद माया और विक्रम ने उसकी लाश को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। वह जगह इतनी सुनसान थी कि कोई वहां कभी नहीं आता था। माया ने विक्रम को गले लगाया और कहा, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुमने अच्छा काम किया माया, अब हमारी जिंदगी शुरू होगी। दोनों ने उस रात को एक जश्न की तरह मनाया, मानो रोहन का वजूद कभी था ही नहीं। लेकिन रोहन की मौत ने उसके परिवार को तोड़ दिया। शांति देवी को जब रोहन के गायब होने की खबर मिली तो वह सदमे में चली गई। पुलिस ने कुछ दिन तक रोहन की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शांति देवी की तबीयत और बिगड़ गई। उनकी दवाइयों का खर्च अब रिया को उठाना पड़ रहा था। रिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटी सी दुकान में काम शुरू कर दिया, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम थी कि घर का किराया भी नहीं दे पा रही। जल्द ही मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। शांति देवी और रिया अब एक झुग्गी में रहने लगे। शांति देवी की आंखों में अब वह चमक नहीं थी। वह हर रात रोहन को याद करती और रोती, मेरा बेटा, वह बार बार पूछती। रिया को भीतर से गुस्सा था। वह जानती थी कि माया का इसमें कुछ न कुछ हाथ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने माया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उधर माया और विक्रम की जिंदगी चमक रही थी। विक्रम ने माया को एक शानदार अपार्टमेंट गिफ्ट किया और दोनों ने एक भव्य शादी की। माया अब एक हाई प्रोफाइल सोशलाइट बन चुकी थी। वह इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी जिंदगी की तस्वीरें डालती, थी महंगे कपड़े, विदेशी छुट्टियां और डिजाइनर गहने, लेकिन उसकी आत्मा में एक खालीपन था जो वह किसी से नहीं कह सकती थी। विक्रम हालांकि बाहर से आकर्षक था, लेकिन उसका स्वभाव क्रूर था। वह माया को अपने कब्जे में रखता था और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे ताने मारता था। माया को लगने लगा था कि उसने रोहन को धोखा देकर शायद गलती कर दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन की आत्मा दूसरी तरफ कहीं भटक रही थी। उसकी चीखें उस सुनसान गोदाम के आसपास गूंजती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आत्मा में एक आग थी, प्रतिशोध की आग। वह न तो जीवित थी, न पूरी तरह मरी। वह एक नई शुरुआत की तलाश में थी। रोहन की मौत के बाद शांति देवी और रिया की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई।
झुग्गी में रहना उनके लिए नया नहीं था, लेकिन यह उनके लिए एक अंतहीन दुख की शुरुआत थी। शांति देवी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी आंखें अब कम दिखाई देती थी और उनके दिल की बीमारी ने उन्हें बिस्तर तक सीमित कर दिया था। रिया, जो कभी स्कूल में टॉपर थी, अब एक छोटी सी चाय की दुकान पर बर्तन धोती थी। उसकी उंगलियां खुरदरी हो गई थी और उसका चेहरा थकान से भरा रहता था, लेकिन वह अपनी मां के लिए हर दिन मेहनत करती थी। रिया को रोहन की यादें सताती थी। वह अपने भाई के साथ बिताए पलों को याद करती, कैसे वह उसे स्कूल छोड़ने जाता था, कैसे वह उसके लिए चॉकलेट लाता था। लेकिन अब वह सब एक सपना लगता था। रिया ने माया की तलाश करने की कोशिश की। उसने माया के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उसकी शानदार जिंदगी की तस्वीरें देखी। उसे गुस्सा आता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती थी। एक रात शांति देवी को दिल का दौरा पड़ा। रिया उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर आप ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं लाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। रिया ने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी, लेकिन वह काफी नहीं थी। उस रात शांति देवी की मृत्यु हो गई। रिया अकेली रह गई। उसने अपनी मां की चिता को जलते हुए देखा और उसका दिल गुस्से और दुख से भर गया। माया, तुमने मेरे भाई को मारा, तुमने मेरी मां को मारा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मन ही मन कसम खाई। रिया अब पूरी तरह अकेली थी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी और दुख ने उसे तोड़ दिया था। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगी और एक फैक्ट्री में काम करने लगी, लेकिन उसका दिल बदले की आग में जल रहा था। वह नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन वह माया और विक्रम को सजा देना चाहती थी। कई साल बाद एक नए शहर में एक नया चेहरा उभरा। रुद्र एक रहस्यमयी और ताकतवर शख्स था। उसका कद लंबा था, चेहरा नुकीला और आंखें ऐसी जो किसी की आत्मा को भेद देती थी। वह एक अंडरग्राउंड डॉन बन चुका था, जिसके पास पैसा, ताकत और एक ऐसी क्रूरता थी जो लोगों को डराती थी। रुद्र की दुनिया में कोई नियम नहीं था। वह अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म करता था और उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। लेकिन रुद्र की रातें अजीब थीं। उसे सपने आते थे, धुंधले, डरावने सपने। वह एक साधारण लड़के को देखता था जो एक छोटे से घर में अपनी मां और बहन के साथ रहता था। वह एक खूबसूरत लड़की को देखता था जो उसे प्यार भरी बातें कहती थी, लेकिन फिर उसकी हंसी क्रूर हो जाती थी। वह एक सुनसान गोदाम देखता था जहां उसकी लाश पड़ी थी। ये सपने उसे हर रात सताते थे और वह पसीने से तरबतर उठ जाता था। एक रात रुद्र को एक ऐसा सपना आया जिसमें उसने अपनी लाश को एक गड्ढे में देखा। वह उस जगह को पहचान गया। उसने अपने आदमियों को उस सुनसान गोदाम की तलाश करने का आदेश दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने उस गड्ढे को खोदा और वहां उसे कुछ हड्डियां मिली। पास ही में एक टूटी हुई अंगूठी थी जिस पर एक नीलम का पत्थर जड़ा था। रुद्र की आंखें भर आई। उसे सब याद आ गया, वह रोहन था। रुद्र ने अपनी पुरानी जिंदगी की सच्चाई को समझ लिया। उसने अपनी मां और बहन की तलाश शुरू की। कई महीनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और रिया अब एक फैक्ट्री में काम करती थी। जब वह रिया से मिला तो उसने उसे नहीं बताया कि वह उसका भाई है, लेकिन उसने रिया की जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने चुपके से रिया के लिए एक छोटा सा घर खरीदा और उसकी फैक्ट्री में एक बेहतर नौकरी का इंतजाम किया। रुद्र अब अपनी पुरानी जिंदगी की हर बात को याद कर चुका था। उसका दिल नफरत और गुस्से से भरा था। उसने माया और विक्रम को ढूंढ निकाला। माया अब भी एक सोशलाइट थी, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में दरारें पड़ चुकी थी। विक्रम का स्वभाव और क्रूर हो गया था और वह माया को शक की नजरों से देखता था। रुद्र ने एक चालाक योजना बनाई। वह माया के करीब पहुंचा, एक अमीर और आकर्षक बिजनेसमैन के रूप में। उसने माया को एक हाई प्रोफाइल पार्टी में मुलाकात की और उसकी खूबसूरती की तारीफ की। माया, जो अब भी लालची थी, रुद्र के जाल में फंस गई। उसने विक्रम को धोखा देना शुरू कर दिया और रुद्र के साथ रोमांस में डूब गई। रुद्र ने माया को अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि वह सब कुछ भूल गई। लेकिन रुद्र का असली मकसद बदला था। उसने माया और विक्रम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उसने माया को विश्वास दिलाया कि विक्रम उसे धोखा दे रहा है और विक्रम को माया की बेवफाई के सबूत दिखाए। दोनों के बीच झगड़े होने लगे। रुद्र ने एक रात दोनों को उसी सुनसान गोदाम पर बुलाया जहां रोहन की हत्या हुई थी। उस रात गोदाम में अंधेरा था। माया और विक्रम अलग अलग समय पर पहुंचे, यह सोचकर कि वे एक दूसरे से मिलने आए हैं। लेकिन वहां रुद्र था। उसने अपनी असली पहचान उजागर की। मैं रोहन हूं, उसने गर्जना की। माया और विक्रम डर से कांपने लगे।
रुद्र ने उन्हें उनकी क्रूरता की याद दिलाई। उसने माया को उसकी बेवफाई का दर्द महसूस कराया और विक्रम को उसकी हत्या की सजा दी। उसने दोनों को उसी गड्ढे में फेंक दिया जहां रोहन की लाश फेंकी गई थी। रात का सन्नाटा उस सुनसान गोदाम के चारों ओर फैला हुआ था जहां कभी रोहन की चीखें गूंजी थी। अब वही जगह रुद्र की क्रूर जीत का गवाह बन रही थी। माया और विक्रम दोनों उस गहरे गड्ढे में पड़े थे जहां उन्होंने रोहन की लाश फेंकी थी। माया की सांसें तेज थीं, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। विक्रम, जो हमेशा अपनी ताकत पर इतलाता था, अब एक घायल जानवर की तरह कांप रहा था। रुद्र उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी, लेकिन कहीं गहरे में एक दर्द थी। था वही दर्द जो रोहन के रूप में उसने सहा था। तुमने सोचा था कि तुम मुझे मारकर सब कुछ भूल जाओगे? रुद्र की आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। उसने माया की ओर देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। रोहन, मुझे माफ कर दो, माया ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो कभी रोहन को लुभाता था, लेकिन रुद्र के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने विक्रम की ओर देखा, जो अब भी गुस्से में चिल्ला रहा था। तू कौन होता है हमें सजा देने वाला? तू एक मरा हुआ भूत है। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी। भूत? शायद, लेकिन यह भूत तुम्हारी सजा बनकर आया है। उसने अपनी जेब से वही टूटी हुई अंगूठी निकाली जिसे उसने उस गड्ढे में पाया था। यह अंगूठी मेरे प्यार का प्रतीक थी। माया, तुमने इसे और मेरे भरोसे को कुचल दिया। माया ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि डर था। रुद्र ने दोनों को गड्ढे में छोड़ दिया। उसने वहां आग लगा दी और गोदाम की लपटें रात के आसमान को लाल कर रही थीं। माया और विक्रम की चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन रुद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी भारी था। बदले की आग ने उसे सुकून नहीं दिया, बल्कि उसे और खाली कर दिया। रुद्र वापस शहर लौटा। उसने अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल अपनी बहन रिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया। उसने रिया को एक छोटा सा घर खरीद कर दिया जो दिल्ली की एक सभ्य कॉलोनी में था। उसने रिया की पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। लेकिन उसने रिया को कभी नहीं बताया कि वह उसका भाई रोहन है। वह नहीं चाहता था कि रिया उसके अंधेरे अतीत का हिस्सा बने। रिया के लिए रुद्र एक रहस्यमयी मददगार था जो अचानक उसकी जिंदगी में आया और उसकी दुनिया बदल गई। एक रात रुद्र रिया से मिलने गया। रिया अब एक आत्मविश्वास से भरी युवती बन रही थी। उसने रुद्र को चाय पिलाई और पूछा, आप मेरे लिए इतना क्यों करते हैं? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, बस एक पुराना दोस्त। लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था जो रिया नहीं समझ सकी। उसने रिया से वादा लिया, तुम हमेशा अपने सपनों को पूरा करना। रिया, दुनिया चाहे कितनी भी क्रूर हो, तुम हार मत मानना। रिया ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वह अपने भाई से बात कर रही थी। रुद्र ने रिया को एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ पैसे और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जिंदगी में कभी कभी हमें अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन याद रखना तुम कभी अकेली नहीं हो। रिया ने उस पत्र को पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि रुद्र इतना रहस्यमयी क्यों है, लेकिन उसने उसकी बातों को दिल से लगा लिया। उस रात के बाद रुद्र गायब हो गया। उसका कोई अता पता नहीं था। उसके अंडरग्राउंड गैंग के लोग भी हैरान थे। शहर में रुद्र की कहानियां फैलने लगी। लोग कहते थे कि वह एक भूत बन गया है जो रात के सायों में भटकता है। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने उसे देखा है, एक लंबा रहस्यमयी आदमी जिसकी आंखें आग की तरह जलती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वह उन लोगों को सजा देता है जो निर्दोषों का खून करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रुद्र वास्तव में कहाँ है। रिया ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। वह अब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना डॉक्टर बनने का था। उसने अपने नए घर की दीवार पर रुद्र का एक स्केच बनाया जिसे उसने अपनी यादों से उकेरा था। वह उसे अपना रक्षक कहती थी। हर रात वह उस स्केच को देखती और सोचती, काश मैं आपको धन्यवाद कह पाती। कहानी का अंत एक रहस्यमयी सवाल के साथ हुआ। क्या रुद्र वाकई कहीं चला गया था, या वह अब भी दिल्ली की गलियों में उन सायों में छिपा था जो कभी रोहन की दुनिया थी? उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी, लेकिन अब वह नफरत की आग में नहीं जल रही थी। शायद वह अपने परिवार के लिए की गई कुर्बानी में सुकून ढूंढ रहा था। शायद वह अब भी रिया को दूर से देखता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी बहन को वह दुख न सहना पड़े जो उसने सहा था। दिल्ली की उन तंग गलियों में जहां रोहन की कहानी शुरू हुई थी, अब एक नई कहानी गूंज रही थी। रुद्र की कहानी एक ऐसे इंसान की जो प्यार में हारा लेकिन बदले में जीता। लेकिन क्या यह जीत वाकई जीत थी, या यह सिर्फ एक अंतहीन दर्द का आलम था? कोई नहीं जानता।
बस रात के सन्नाटे में जब हवा ठंडी हो जाती थी, लोग कहते थे कि उन्होंने एक छाया देखी, एक ऐसी छाया जो न तो जीवित थी न मृत। वह थी रुद्र पुनर्जन्म का प्रतिशोध।